हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और कल बच्चों हम लोगों ने भारतीय संस्कृति आपके चैप्टर का आधा पार्ट पढ़ लिया था। ठीक है, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज बच्चों हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और आज इस पूरे पाठ को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कल भी मैंने बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ कि ये चैप्टर बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आने की संभावना इसकी 99% है। तो इसको प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। वैज्ञानिक, देखिए यहाँ तक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी जहाँ पर उन्हें बताया था कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है जो भारत के बारे में नहीं जानता है तो वो निश्चित कहेगा कि एक महाद्वीप है, ये बहुत सारे देशों का समूह है, यहाँ पर कोई एक देश नहीं है। क्योंकि भिन्नता हमारे यहाँ पहनने ओढ़ने सारी चीज़ों में भिन्नता है, लेकिन जो अंदर से जानेगा वही जानेगा कि ये एक देश है। क्योंकि जो आंतरिक रूप है, देखिए अंदर क्या क्या सबके अंदर सेम है, संस्कृतियाँ कैसी हैं, कैसी चीज़ें हैं, वो चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड से आने से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बात का हम बराबर ध्यान रखते हैं। देखिए कह रहे हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के परिणाम को हम किस प्रकार इस प्रकार सुरक्षित रखें कि उनका उपयोग हम लोग रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातें का हम बराबर ध्यान रखते हैं। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्राकृतिक जन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोग की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है। बहुत सारी विपदाएं आई हैं। देखिए अभी पिछले वर्ष ही कोरोना आई थी, तो मानव या प्रकृति कितनी भी विपदाएं आई, हम लोग की जो सृजनात्मक शक्ति है वो कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, बहुत से साम्राज्य बने, अंग्रेज आए, मुगल आए, बने भी और मिटे भी। विभिन्न संपदाओं का उत्थान पतन हुआ। हम विदेशियों के आक्रांताओं पदलिती हुए, हम पर प्रकृति और मानव ने अनेक बार मुसीबत के पहाड़ डाल दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दूरदर्शनों में भी ऐसे मानसियों और कर्म योगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग के अत्यंत उच्च आसन पर आधिकारिक होते हैं। सोचिए, इतनी विपदाएं आने के बाद से भी हमने अपनी अखंडता, एकता को बनाए रखा। हमने इतनी समस्याएं आने के बाद भी ऐसे ऐसे लोगों को दिए जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में विमान पर ऊपर उस पद की सबसे बड़े बड़े पदों पर विराजमान रहे। इतनी समस्याएं, इतने लोग आए, हमने अपनी संप्रभुता को भी अभी तक नहीं खोया। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को रविंद्र विद्वान और वैज्ञानिक जैसे मनीष कवि और अरविंद तथा रमण हर्षि जैसे योगियों को पैदा किया और उन्हें दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है, जिनका सिक्का पूरा संसार मानता है। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हमारे देश ने दिए। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्धि जातियों मिट गईं, उनमें हम केवल जीवित ही नहीं रहे, वरना आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। जिस संकट में बड़ी बड़ी जातियां मिट गई, बड़ी बड़ी देशों की जातियां मिट गई, उस संकट में भी हम लोग बने रहें, जीवित रहें और केवल जीवित ही नहीं रहें, आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को भी बनाए रख सकें। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसी नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। और इसका कारण बताते हैं कि इसका कारण बस एक ही है, वो हमारी
सामूहिक चेतना है जो कि पहाड़ों से भी मजबूत है, समुद्र से भी गहरी है और आकाश से भी अधिक व्याप्त है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में एक एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने में बापू ने जन साधारण को बुद्धिजीवी के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का साहस किया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातें जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित था क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को, क्रांति को शक्ति बनाने में बापू की दूरदर्शिता और थी और इसी में उनकी सफलता थी। और इसी में उनकी क्या थी? सफलता भी थी और उसी में उनकी चेतना की क्रांति भी थी। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि मैं अपने समाज और देश के उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। अर्थात उसके पीछे व्यक्तित्व लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तित्व त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधानता होनी चाहिए। अब किसी एक व्यक्ति के बारे में, केवल अपने उत्थान के बारे में न सोचकर सामूहिक उत्थान, सामूहिक व्यक्तित्व के बारे में प्रधानता देना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेषित होकर करने चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ और स्वतक्ष पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। जो भी हमारी कार्यवाही है वो इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए, केवल अपने लिए नहीं, अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों के लिए, सहृदय भावना से, देश के विकास के लिए। ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए। किसी की क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है। अब किसी कार्य के पीछे किसी की जो भावना होती है उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है और परिणाम भी, यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों ना हो। एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जा सकती है। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि एक छोटे से बात से यह बात स्पष्ट हो सकती है। किस बात से? एक सम्मिलित परिवार है जिसके प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितनी भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है। जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो, उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करना है कि उसको अपने मुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए, और उपार्जन करता हो तो भी सब व्यक्तियों को सामूहिक उपार्जन उतना ही होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में थी। सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी
और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख में होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत अंतर यह पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा कि पहले स्थिति में हम अपने लाएं, यदि संसार का संघर्ष मिटाना हो तो उसी भावना से सर्वनाम बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति के बीच हो चाहे देश देश के बीच हो, वर्तमान रहेगा। जब तक ये भावना लोगों के अंदर नहीं आएगी, देखिए प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा है। लेखक ने बताया कि दोनों ही स्थितियों में संपत्ति तो बराबर मिल रही है, फर्क इतना है कि फर्क संघर्ष का है। पहले में संघर्ष नहीं हो रहा है जबकि दूसरे में संघर्ष हो रहा है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। आज जो विज्ञान है वो मनुष्य के हाथों में अद्भुत एवं अतुल्य, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसी शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसका जो शक्ति का जो प्रयोग है किसी को उठाने में, किसी समूह किसी देश को उठाने में, तो कभी किसी समूह किसी देश को गिराने में होता ही रहेगा। जैसा कि आप देखिए, कहीं भी शक्ति के दो ही प्रयोग होते हैं, या तो किसी का उत्थान या तो विनाश। जिसके पास शक्ति है वो मध्यम में कभी नहीं जीता है। एक बात याद रखिएगा, जो राजा होता है ना, राजा कभी एक स्थिति में नहीं जीता है, या तो वो उत्थान के विषय में या तो विनाश की स्थिति में। इसलिए हमें यह भावना को जागृत रखना होगा। कहाँ गया? जागृत, ठीक है, सॉरी, जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग वासना को दबाए रखे। ऐसी भावना भी लानी होगी जो उस अहिंसात्मक कार्यक्रम के लिए तो प्रेरित करे, लेकिन भोग के लिए हमें दबाए। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकारी नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वही सब शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसी के उपयोग नियंत्रित भी। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा के सुंदर और आनंद प्रसन्न कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा के साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघ लिपि अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें? मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषा का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोगों के आसीन से ले सकेंगे। क्योंकि इन सब भाषाओं में इतनी समस्या है कि इस भाषा का अच्छा जाता दूसरे भाषाओं की कृति को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऐसा संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं के आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में और सृजन करने भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्ति रूप है, उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चिकित्सा, वस्त्रकाल, मूर्तिकला इत्यादि भारत अपनी एक सूत्र इन संबंध कलाओं में प्रदर्शित करता आया है। इन विषयों पर हमको प्रतिज्ञा को ध्यान रखते विचार करना होगा जो हम इस
शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी। उसने गर्व से साथ खुदवा दी थी। गर फिदौर बर रू जमीनस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्तो। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो वो यही है, यही है, यही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी स्वर्ग तो तभी स्थापित होगी जब अहिंसा, सत्य और आदर्श भूमि मुख्य आधार प्रधान प्रेरित हो। राजेंद्र प्रसाद। देखिए, इस पूरे पाठ में अगर बात की जाए तो जो लेखक है हमारे, वो मूलतः में यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश में जो भिन्नताएं हैं, वो देखिए, देशभक्ति के नाम पर तो हम एक साथ आ ही जाते हैं, लेकिन जो सृजन, जो सामूहिक प्रकाश, जो हम उत्थान की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमें सामूहिक शब्द जोड़ना होगा। जैसे आप किसी गांव क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप उत्थान करना चाहते हैं, तो आप केवल अपने उत्थान के बारे में ना सोचे, उस पूरे गांव के बारे में सोचे। और वो जो पूरा गांव के बारे में जो उत्थान का सोच रहा है, वो पूरे बस उस गांव के बारे में ना सोचे, पूरे देश राज्य के बारे में सोचे। और जब वो पूरे राज्य के उत्थान के बारे में सोच रहा है, तो पूरे राज्य नहीं, पूरे देश के उत्थान के बारे में सोचे। अगर इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चय ही हमारा राज्य और राज्य के लोग उत्थान की ओर बढ़ेंगे और साथ ही साथ हम भी बढ़ेंगे। इस पूरी रचना में लेखक यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कुछ उदाहरणों के प्रयोग भी किए और उस उदाहरण के माध्यम से वो हमें इस चीज को समझाना भी चाहते हैं। और मैं हर एक बार कहता हूं, इस बार भी कहूंगा कि कहानी पढ़ने का, रचनाएं पढ़ने का, निबंध पढ़ने का, काव्य पढ़ने का हमारा केवल मात्र एक उद्देश्य नहीं होता कि हम पेपर में पूछे गए प्रश्न के उत्तर दे आए, बल्कि हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम उससे शिक्षा प्राप्त करें, उसको ग्रहण करें और उसको अपने जीवन में अपनाएं, लगाएं और रखें। तो इस बात को याद रखिएगा और आप भी इस पर विचार करिएगा। आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं, तो केवल अगर आपको कोई विषय आता है तो केवल अपने उत्थान के बारे में मत सोचिए। जिनको वो विषय नहीं आता है उसे आप बताइए। जब आप उनको बताएंगे, समझाएंगे, तो उसके साथ साथ आपका भी वहां पर उत्थान होगा। ठीक है, आपका भी उत्थान होगा। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।